दोस्तों नमस्कार। हर कोई संघ परिवार और बीजेपी के भीतर जानता है कि अगर चंपत राय ना होते तो फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस हो नहीं पाता। बहुत बड़े रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान संघ परिवार के भीतर है और मामला बाबरी मस्जिद या कहें अयोध्या से जुड़ा हुआ है तो यह मान्यता कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी कल्पना सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के करीबी रहे, चहेते रहे और चुनाव के वक्त जो पैसे का मैनेजमेंट होता है उसमें वो बहुत माहिर रहे। और तमाम बीजेपी के नेता इस हकीकत को जानते हैं कि चुनाव के वक्त खर्चे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की निकटता सत्ता के करीबी इसीलिए रही क्योंकि वो खामोशी के साथ हर काम को अंजाम देते चले गए और खुद के हाथ उन्होंने पाक साफ रखे। तो फिर यह कल्पना आप कर सकते हैं कि उनकी महत्ता सत्ता के भीतर इस वक्त कैसी होगी। बीजेपी और संघ परिवार के भीतर यह भी हर कोई जानता है कि योगी आदित्यनाथ ना होते तो फिर अयोध्या या कहें राम मंदिर आंदोलन को लेकर जो शांति आ गई थी 2014 के वक्त या उससे ठीक पहले से जब चुनाव में बीजेपी कूद रही थी, तो संघ दरअसल इस मुद्दे को उस तर्ज पर उठा ही नहीं पाता जिस तरीके से गोरक्षा पीठ के जरिए उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने एक ट्रिगर दबाया। 2010-11 में वहां पर बैठक हुई और इसके बाद की परिस्थितियां हर कोई जानता है और शायद इसीलिए यह कल्पना आप भी कर सकते हैं कि संघ परिवार के लिए योगी आदित्यनाथ कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आप यह भी जानते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के भीतर की राजनीतिक खटपट, यह भी जानते हैं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के तो उस वक्त दिल्ली से किस बीजेपी के संगठनकर्ता को भेजा गया लखनऊ और वो पूरी निगरानी करने लगे, उनका खासा महत्व इस वक्त भी है। यानी दिल्ली और लखनऊ टकराते रहे और इन सब के बीच अयोध्या में जो ट्रस्ट बना उस ट्रस्ट को लखनऊ ने नहीं दिल्ली ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी की खास रुचि रही उसमें किसे कैसे कहां पर नियुक्त किया जाए और इन सब के बीच पीएमओ से निकलकर नृपेंद्र मिश्रा सबसे पहले अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या पहुंचने के बाद और आज की तारीख में नृपेंद्र मिश्रा ने अपना काम पूरा कर दिखाया। जिस वक्त एसआईटी बन गई थी, रिपोर्ट आने का इंतजार योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उस वक्त नृपेंद्र मिश्रा खुले तौर पर बतला रहे थे दरअसल यह चोरी नहीं डकैती हुई है। दरअसल यह एक भूमिका है, पृष्ठभूमि है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हर किसी की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स से रवाना हो चुके हैं दिल्ली आने के लिए। देर रात वह दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल सुबह उनकी बैठक अपने तमाम मंत्रालयों के सेक्रेटरीज के साथ होगी। हर सेक्रेटरी को 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। उसमें उसे बतलाना है कि उसके अपने मंत्रालय के भीतर रिफॉर्म को लेकर या फिर जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की सोच है उसको लेकर उनके मंत्रालय में क्या कुछ किया गया। यानी मंत्री नहीं, सेक्रेटरी बतलाएगा और यह भी बतलाएगा कि आने वाले वक्त में उसके जहन में अपने मंत्रालय को लेकर क्या कुछ करना है। क्योंकि इस दौर की नौकरशाही एक हकीकत जानती है, वो सारा काम राष्ट्र निर्माण के लिए कर रही है और इस देश की मौजूदा सरकार राष्ट्र निर्माण में लगी हुई है जिसमें 2047 में भारत विकसित हो जाएगा और उस दायरे के भीतर में सब कुछ आते हैं। उस दायरे के भीतर इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, कॉरपोरेट भी आता है। कॉरपोरेट के हाथ में देश की सारी संपत्ति को देना भी आता है और इस देश के मंत्रियों पर खामोशी बरते हुए इस देश के मंदिरों पर उसको टूरिज्म में तब्दील करना हो, वहां पर पैसे की उगाही हो या फिर टूरिज्म इकोनॉमी का एक बड़ा दायरा गुजरात की लॉबी को कैसे दिया जा सकता हो, यह सारी भूमिका राष्ट्र निर्माण के उस हिस्से का प्रतीक है जिसको मौजूदा सरकार चाहती है
और नौकरशाही उसको राष्ट्र प्रेम के आश्रय जोड़ते हुए उस दिशा में लग जाती है। यहां कोई सवाल यह कर नहीं सकता है कि आखिर ईडी क्यों नहीं जाग रही है। कहीं जितना पैसा अयोध्या से निकला या इस देश के मंदिरों में जहां जहां कॉरिडोर बने वहां वहां कितनी जमीन बिकी, कितना पैसा आया, वो पैसा कहां गया, कहां खर्च हुआ, कहां लग चुका है, क्या इन सब के दायरे में फेमा के जरिए जांच नहीं हो सकती है? या सीबीआई उस करप्शन को नहीं परखेगी? जब सब कुछ राष्ट्र निर्माण के नाम पर हो रहा है तो फिर क्या ईडी और क्या सीबीआई? इसमें तो एक एफआईआर भी बिना इशारे के संभव नहीं है। और यह भी भारत में पहली बार हुआ कि पहले एसआईटी ने जांच कर ली, फिर एफआईआर हुई और एफआईआर का निर्देश सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय से निकला और मुख्यमंत्री कार्यालय पर टेढ़ी नजर दिल्ली की। और इन सब के बीच चंपत राय, जिनकी भूमिका उस आंदोलन, उस राजनीतिक जमीन को सींचने, बड़ा करने और एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर सब कुछ मथने की थी, जब वह भी चपेटे में आ गए, यानी उस कटघरे में आ गए जहां पर फैसला तो 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन संभव नहीं है कि वो अब लौट पाए। तो अगला सवाल यह है, नया ट्रस्ट कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? जाहिर है प्रधानमंत्री लौटेंगे। कल पहली बैठक कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ भी होगी और सेक्रेटरीज के साथ भी होगी। तय होगा मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए और अगर किया जाए तो किसे हटाया जाए, किसे हटाया जाए तो किसे रखा जाए। दूसरा सवाल ट्रस्ट का है। उस ट्रस्ट का अब किसको सर्वोसर्वा बनाया जाए? क्या नृपेंद्र मिश्रा को बैठा दिया जाए या किसी अवस्थी जी को ले आया जाए? भूमिका तो केंद्र की रहेगी। और इसमें तीसरा बड़ा काम है इस दौर में, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी तो हैं। उस चुनाव में केंद्र की भूमिका क्या, लखनऊ की भूमिका क्या? इन सब के बीच अयोध्या का मंत्र ढीला तो नहीं पड़ गया, उस दिशा में भी काम करना है। और चौथा काम, संघ की जो पूरी छवि इस दौर में धूमिल हुई है, उस धूमिल होती छवि को बचाया जाए या ना बचाया जाए। बचाया जाए तो कैसे बचाया जाए, ना बचा पाए तो कैसे नहीं बचा पाए। दरअसल यह उस पृष्ठभूमि के सामने खड़े मौजूदा वक्त का कार्य है। अब आप उसके आगे बढ़ेंगे और यह सवाल अब आपके जहन में होगा कि प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर क्यों है और सब अपनी अपनी जगह पर सिवाय उस सिस्टम को चलाते वक्त एक औजार से हटकर क्यों नहीं है, किसी का कोई महत्व क्यों नहीं है। अगर कल को देश के विदेश मंत्री जो दुनिया भर में घूमते हैं, जयशंकर, उनको हटा दिया जाए तो वो क्या करेंगे? जाहिर है पेंशन उस दिशा में दौड़ेंगे। उनकी कोई राजनीतिक पहचान या इस देश के भीतर कोई दूसरी पहचान तो है नहीं। हरदीप पुरी ही क्या करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान भी क्या करेंगे अगर कल उन्हें हटा दिया जाए, सिवाय इसके कि वो प्रधानमंत्री को कहेंगे धन्यवाद, थैंक यू, राष्ट्र निर्माण में हमें जो योगदान देना था हमने दे दिया। तो एक पूरी कतार है इस दौर में और उसका एक अतीत है। अतीत और उस कतार की नब्ज को आज पकड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की रवानगी जब सेशल से होती है तो उस वक्त 3 शब्द सुनाई देने लगते हैं। एक शब्द है वंदे मातरम, एक शब्द है जय श्री राम, एक शब्द है मोदी मोदी। सुन लीजिए। तो प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचने के बाद 4 धाम नहीं 4 काम पर निकलेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार, ट्रस्ट का निर्माण, आरएसएस की छवि और उत्तर प्रदेश के चुनाव। और यहीं से बात शुरू होती है कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम के भीतर क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी जरूरत प्रधानमंत्री महसूस करते हो, या फिर वह सिस्टम
यह मानकर चलता हो कि इसके बगैर किसी एक क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जी नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। तो एक क्षण के लिए आगे बढ़ें, उससे पहले अतीत के चंद पन्नों को आप जरूर खोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा हो, या उस दौर में जो आंदोलन से जुड़े हुए थे उसमें विनय कटियार हो, उस दौर में उमा भारती को याद कीजिए, और किसी को नहीं तो गोविंदाचार्य को याद कर लीजिए, रितंबरा को याद कर लीजिए, फिर आप आइए चंपत राय पर और सोचना शुरू कीजिए। उस पूरी कतार में जब संघ का जिक्र हम कर रहे हैं तो फिर प्रवीण तोगड़िया कहाँ गए, या उस तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो स्वदेशी जागरण मंच था, भारतीय मजदूर संघ था, किसान संघ था, उसके चीफ बदल क्यों दिए गए? वहां से निकलिएगा तो आपके जहन में आएगा, अच्छा वसुंधरा राजे सिंधिया साइडलाइन क्यों हो गई? थैंक यू कहते हुए शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। तब फिर ऐसे में आपके जहन में धर्मेंद्र प्रधान याद आने लगेंगे कि वो थैंक यू के अलावे क्या कह सकते हैं। कल ही हम जिक्र भी कर रहे थे बिहार के एक मंत्री का, हमको लगता है प्रकाश जावड़ेकर को भी आज याद कर लेना चाहिए, रविशंकर के साथ साथ ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे जिस दौर में वो काम कर रहे थे, वो राष्ट्र निर्माण कर रहे थे। उसके बाद उनकी उपयोगिता खत्म हुई तो साइडलाइन हो गए, और इसके बाद कमोवेश हर राज्य में नए चेहरे आते चले गए। दिल्ली के डॉक्टर हर्षवर्धन कहां हैं, किस रूप में हैं, आप नहीं जानते होंगे। कैलाश अस्पताल चलाने वाले महेश शर्मा क्या करते हैं, स्मृति ईरानी क्या करती हैं? बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, और इस भूमिका के भीतर आपको कई दूसरे नेता भी याद आएंगे जो आरएसएस या हिंदू धर्म से नहीं, मसलन नजीब जंग, मसलन एमजे अकबर, जब जब जिस जिसकी भूमिका थी उसने उस भूमिका को निभाया और उसके बाद वो अलग रास्ते पर निकल गए। यानी पॉलिटिकल इरेलीवेंट कौसे किसे कब किसे बना दिया जाए ये आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल रेलिवेंट होते हुए भी आप उस राष्ट्र निर्माण में लगे हैं जो राष्ट्र निर्माण मौजूदा वक्त में सत्ता कर तो रही है, लेकिन अंदरूनी मैसेज बहुत साफ है कि आपकी उपयोगिता सिर्फ इतनी भर है कि उस राष्ट्र निर्माण में आप अपनी भूमिका को खुद समझ लीजिए, और वो कभी भी खारिज की जा सकती है। कल हमने आपको सुनवाया था पार्लियामेंट के भीतर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे, और 3 दिन पहले जब कहा गया कि 6 सैनिकों की शहीद हुए तो एक झटके में हर कोई चौंक गया। पार्लियामेंट में कहा गया था कि कोई आहत नहीं हुआ और 6 जवान शहीद हो गए, और रक्षा मंत्री झूठ बोल गए। बड़ा अजीबोगरीब सबको लगा। तो किसी की भी कोई महत्ता इस दौर में आपके जहन में आएगी नहीं। वो तमाम पीढ़ी मुख्यमंत्रियों की कतार में आप किसी को भी याद कर सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री याद है पहले कौन थे, या फिर उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत याद है आपको, या फिर हिमाचल के ही मुख्यमंत्री जो कि अनुराग ठाकुर के पिताजी होते थे, वो कैसे सब विलुप्त होते चले गए। तो इस कतार में क्या धर्मेंद्र प्रधान और क्या चंपत राय, और जो बाबा अपने आप को समझते हैं कि हम गजब का काम करते हैं, निगाहें वहां अभी पहुंची नहीं है, कल को पहुंच सकती है। फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि निगाहें बड़ी पैनी है सत्ता की, उसके पास सारे डाटा मौजूद हैं, और इस परिस्थिति के भीतर अब सवाल आगे का है। नई परिस्थितियों के भीतर सरकार के जाने का वक्त आ गया है। नई परिस्थिति में जाने का मतलब सरकार के जाना नहीं है, बल्कि जो अतीत की पूरी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी वो 2026 में अयोध्या कांड के बाद या चंपत राय कांड के बाद अब वो एक नई इबारत लिखना चाहती है, और यहीं से शुरुआत होती है एक नई परिस्थिति की, जिसकी अनुगुंज सुनाई कई जगहों से देने लगी है। आप भी सुन लीजिए, वो इंद्रेश कुमार हों, वह योगी आदित्यनाथ हों, वो चाहे विश्व हिंदू परिषद के फिलहाल के मुखिया ही क्यों ना हो आलोक कुमार, सुन लीजिए सबकी बात। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदू
बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है, आप याद करिए, हम एक देश है, एक जन है और एक ही झंडा है। हम भारत के लोग सब भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। यह बात तो स्वयं सिद्ध हो गई कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी वो सभी इस बात के लिए उत्सुक हैं और सक्रियता से इस बात के लिए व्यवस्था कर रहे कि अयोध्या में जो हुआ है उसकी पूरी जांच हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। यह अयोध्या कांड का ही कमाल है कि हर कोई अब हिंदुत्व को नए तरीके से देखने की कोशिश इस देश को कराना चाहता है। कुछ अतीत के पन्ने खुलने चाहते हैं, कुछ हिंदुत्व के आसरे दोबारा से एक नई लकीर खींचकर इस पूरे कांड को अपने तौर पर हाशिए पर ढकेल देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? दिल्ली का कद इस वक्त संघ से कहीं बड़ा है। संघ की बड़ी भूमिका सिमट सी गई है और बड़ा सवाल तो छवि का ही है, इमेज बचाने का ही है। हम कल जिक्र जब प्रधानमंत्री मोदी की इमेज का कर रहे थे तो उसके साथ नया सवाल यह भी है कि अयोध्या कांड ने किसी की इमेज पूरे तरीके से धराशायी कर दी तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसीलिए ध्यान दीजिए, सरसंघचालक मोहन भागवत पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार उपाध्याय को अयोध्या भेजते हैं। शनिवार को वो जाते हैं और वहां पर तमाम प्रमुख सेवादारों से मुलाकात करते हैं। वो चाहे लक्ष्मण किलाधीश के महंत मैथिली रमन शरण हो, हनुमंत निवास के महंत डॉक्टर मिथिलेश नंदनी शरण हो, मणिराम दास छावनी के मुख्य उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास हों, सरयू आरती के अध्यक्ष शशिकांत दास हों, और ये मुलाकातों के सिलसिले से भैया जी जोशी भी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वह सरसंघचालक को सौंपते हैं। और इन सब के बीच नया नाम एक अर्जुन देव का आता है, जिसकी हिस्से में निगरानी 1600 जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो उसके हक में आते हैं। लगभग 9 बार उनके ट्रांसफर का दस्तावेज निकला, लेकिन 9 के 9 बार उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया। ट्रांसफर किसने रुकवाया, किसने पैरवी की, यह भी अब जांच का विषय है। और उनका ट्रांसफर ना होने के बाद वो सीसीटीवी नहीं बल्कि वायरलेस हो, सुरक्षा संबंधी जो भी जानकारी हो, वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करानी हो, ट्रस्ट की प्रशासनिक गतिविधियां हो, सब में वो संलग्न होते चले गए। तो आरएसएस अपने तौर पर जिस काम को कर रहा है वो चाहता है कि हर बात उसकी नज़र के सामने तो आ जाए, क्योंकि उनके अपने स्वयंसेवकों ने दामन पर दाग लगाया है। और दिल्ली देख रही है कि दरअसल इस दौर में सब कुछ उसे तय करना है, और जब तय करना होता है तो उसकी अपनी छवि व्यापक हो जाती है, और जब छवि व्यापक होती है तो उस दायरे में फिर से अतीत के पन्ने टटोलिएगा। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अलग थलग किया गया तो एक आवाज आपने नहीं सुनी। उन तमाम मंत्रियों को जब अलग किया गया जिनकी पहुंच पकड़ पहचान थी, एक आवाज आपने नहीं सुनी। जब चंपत राय भी अब झोला उठाकर जिस दिशा में जानकारी मिली आज दिल्ली आ गए हैं, एक आवाज आपने नहीं सुनी। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर पूरे कैबिनेट मिनिस्टर में किसी को भी आप हटा डालिए, उसकी जरूरत पूरी हुई। उसने राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर लिया। कमोवेश यही स्थिति नौकरशाही के साथ है, लेकिन वो दायरा पॉलिटिक्स से हटकर है और छवि बनाने से हटकर है। आपके जहन में होगा, ईडी के अध्यक्ष 3 बार एक्सटेंशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है क्या, तो उस व्यक्ति को हटाकर फिर उसको पीएमओ ले आया गया। तो नौकरशाही दरअसल उस कुंजी का काम करती है जहां पर राजनीति सिर्फ एक छवि को साधनी है, बाकी सब इर्द गिर्द रहेंगे और वो काम करते चले जाएंगे, और कब किसका विसर्जन करना पड़ जाए पता ही नहीं चलेगा। यानी पूजा का फूल
जिस तर्ज पर चढ़ाया जाता और अगली सुबह उसी को फेंक दिया जाता है, कमोवेश भारत के भीतर की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां जिस दिशा में चल रही है, उस दिशा में हो सकता है अब आपके जहन में दो सवाल बड़े हों। मंत्रिमंडल का मतलब तो उस मंत्रालय का कामकाज होता है। आर्थिक स्थिति डामाडोल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उलझ चुका है, आरबीआई खुद हाथ खड़े करने लगा है। इस देश के भीतर में लाभार्थी को दिए जाने वाले पैसे का कोई हिसाब किताब मुद्रा योजना के तौर पर खास तौर से नजर ही नहीं आता है। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, हर सेक्टर नेगेटिव में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो पूछिए नहीं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी जाहिर है उस पहले शख्स की होगी जिसके इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना हुआ है। लेकिन वो ताना बाना ही इस लिहाज से बुना गया कि जब जिसे चाहे उसे हटा सकते हैं, और उस दायरे में अगर आज चंपत राय हैं तो कल कोई बाबा भी होंगे, लिख लीजिए इसे आप। और आज अगर धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र है तो कल कोई भी नेता मंत्री हो सकता है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए उस छवि और नैरेटिव को जो गढ़ रहे हैं, उस गढ़ने और ना गढ़ने की परिस्थिति के बीच वही पूरी की पूरी भीड़ है जो मंत्री के तौर पर मौजूद है, जो नौकरशाही के तौर पर मौजूद है, जो अलग से हिंदुत्व का राग अपनाते हुए इस देश को राष्ट्रवाद और हिंदुइज्म के आसरे कुछ नया दिखलाना और जतलाना चाहती हैं। उन तमाम चीजों की महत्ता तभी तक है जब तक छवि पर आंच ना आए, नैरेटिव ना टूटे और इस देश के भीतर कोई सवाल ना हो। और अगर सवाल बड़ा हो जाए तो सवाल करने वालों को भी महत्व दिया जाएगा। तो कल जब धर्मेंद्र प्रधान थैंक यू बोलेंगे तो जश्न कहां मनेगा? जंतर मंतर पर मनेगा, जहां एक शख्स भूख हड़ताल पर बैठ गया है, जहां के चंद युवा गीत गाते हुए रात रात बिता रहे हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं, और उस नारे को लगाते लगाते अगर वो सफल हो गए तो वह अपनी सफलता का मुकुट किसे पहनाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी को कहेंगे ठीक किया आपने, इन्हें हटा डाला। स्थितियां नाजुक है, प्रधानमंत्री ईरान नहीं जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ हैं। लेकिन कल को स्थिति अगर डामाडोल हो गई, दुनिया भर के भीतर ऑयल का संकट हो या फिर पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को लेकर संबंध कुछ इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम परिस्थितियों में रशिया और चाइना तक को जो ईरान के करीब हैं, अगर मुश्किल हालात में डाल देंगे तो जयशंकर का क्या होगा? अमेरिका के साथ परिस्थिति नाजुक हो गई, हरदीप पुरी का क्या होगा? जाहिर है वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ उनकी महत्ता इतनी ही भर है कि उनकी मौजूदगी सत्ता की हथेली पर एक प्यादे के समान है। उसे हटाना, गिराना, उस प्यादे को कभी वजीर बता देना, उस वजीर को कभी प्यादा बता देना, और इस स्थितियों से हटकर राष्ट्र निर्माण की भूमिका में 2047 में विकसित होते भारत और आत्मनिर्भर बनते हुए भारत की एक तस्वीर कल आप तमाम सचिवों के साथ जो बैठक है और उसके बाद क्या हेर फेर सरकार के भीतर होना है, वो पहली झलक कल आपको शाम तक सुनाई देने लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।